नमस्कार। मीडिया में जीबीएस करके एक बहुत ही खतरनाक बीमारी पे चर्चा हो रही है। पुणे में इसका एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है। ऑलमोस्ट 130 जितने लोग अफेक्ट हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी में पेट में इन्फेक्शन होने के बाद, जैसे कि लूज मोशन, वॉमिटिंग और पेट में दर्द होने के बाद पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ये बीमारी के रिगार्डिंग 15 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिल सके। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये सिर्फ मीडिया हाइप है या तो ये सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? इसका जवाब है दोस्तों, ये सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें लगेगा सिर्फ 150 केसेस तो है, पर अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो जीबीएस के हर साल में 1 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ 1 या 2 केसेस ही होते हैं। पुणे की टोटल पॉपुलेशन है 74 लैक्स। तो अगर आप इस हिसाब से एस्टिमेट लगाओ तो होल ऑफ द पुणे हैज़ ओनली 150 केसेस पर ईयर। पर यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से एरिया में, सिंगाड़ा रोड एरिया के 5 किलोमीटर रेडियस पे, इसमें ऑलमोस्ट 130 केसेस हुए हैं, जो कि 50 टाइम्स ज़्यादा है, और वो भी सिर्फ 15 दिनों में। तो यस दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एस्टिमेट्स ये कहता है कि शायद ये जो केसेस हैं वो बढ़ के 1 से 5,000 तक हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जीबीएस है क्या? तो जीबीएस एक बहुत ही रेयर बीमारी है। इसका फुल फॉर्म है गियान बेरी सिंड्रोम। इसमें अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब भी पेट में कोई इन्फेक्शन होता है या वायरस जब अपने शरीर में एंटर होते हैं तो अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको फाइट करती है। पर कभी कभी वो फाइट अगर गलत डायरेक्शन में चली जाती है तो वो इम्यून सिस्टम अपने नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देती है, और जिसके कारण पेशेंट को पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं जीबीएस। अब ये होता कैसे है? तो ऑलमोस्ट 50 to 60% लोग इसमें पेट के इन्फेक्शन के बाद अफेक्ट होते हैं। 2 कॉमन बैक्टीरिया है, ई कोलाई और कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी अगर आपको वायरल इन्फेक्शन लंग का या सर्दी खांसी हो, उसके बाद भी ये हो सकता है, और रेयरली कभी कभी ये कोई दवाई का रिएक्शन या फिर कोई वैक्सीन हो उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो 4th क्वेश्चन कि क्या ये कोविड वैक्सीन का परिणाम हो सकता है? आंसर नहीं, बिल्कुल गलत। कोविड वैक्सीन के बाद ऐसे कुछ केसेस हुए थे, बट कोविड वैक्सीन या कोई भी आप वैक्सीन लगाते हो तो जीबीएस होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट इज़ फॉर फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स। सो कोविड वैक्सीन तो हमने 2-3 साल पहले लगवाई थी। तो ये जो अभी आउटब्रेक हुआ है पुणे में वो वैक्सीन की वजह से नहीं है। सो द क्वेश्चन नंबर 5 कि ये पुणे में अभी हुआ कैसे? नॉर्मली जीबीएस के जो सारे केसेस हैं वो कुछ खाने पीने में गड़बड़ की वजह से होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। सो या तो फिर आप कुछ कच्चा मीट या फिर ऐसी कोई कच्ची चीज़ खा लो कि जिसमें ये बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हो, या फिर जो कॉमन सोर्स है कि पानी, कि कोई भी ख़राब किस्म का पानी अगर आप पी लेते हैं, अगर बहुत बड़ी एक कम्युनिटी वो पानी को पीती है तो उसके बाद ऐसा आउटब्रेक हो सकता है। वैसे इतना बड़ा आउटब्रेक अभी तक इंडिया में रिपोर्टेड नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटब्रेक। इसमें हुआ क्या कि जो सिंगाड़ा रोड के नज़दीक एक एरिया है, वहाँ पे एक कुएं का पानी के आसपास कोई जो फिल्टर सिस्टम नहीं है, तो लोगों ने, जो गांव के और उसकी बस्ती के लोग हैं, वो ये कुएं में से पानी पीते हैं, और आशंका यही है कि ये कुएं के पानी में कहीं ना कहीं से ये बैक्टीरिया वगैरह आ गए होंगे। अब ये बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? तो नॉर्मल ये बैक्टीरिया जो ई कोलाई और कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई होते हैं वो अपने इंसान के पेट में भी मौजूद ही होते हैं, और ये दूसरे एनिमल्स के पेट में भी मौजूद होते हैं। तो अपनी जो पॉटी होती है उसमें ये बैक्टीरिया होते हैं। तो कभी कभी अगर इंसान की या कोई जानवर की पॉटी अगर पानी में मिल जाती है तो ये बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पानी में चला जाता है। अब जब लोग ये पानी पीते हैं तो इसका इन्फेक्शन होने के बाद, और जैसे मैंने बताया, जो अपनी इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 कि इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके कॉमन लक्षण स्टार्टिंग में तो पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग, सर दर्द, सर्दी खांसी ऐसे होते हैं। पेशेंट को ये लगता है कि मुझे वीकनेस, वॉमिटिंग या फिर लूज मोशंस की वजह से हुई है।
पर धीरे धीरे क्या होता है, जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है और अपने नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है, तो ये प्रॉब्लम पाँव से चालू होता है। सो पाँव में आपको हाथ और पंजे में थोड़ी नमनेस फील होगी। धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि आपके पाँव ठीक से काम नहीं कर रहे, आप ठीक से चल नहीं पा रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग पैरालिसिस। सो नीचे से पाँव में पैरालिसिस स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो पेट तक, फिर छाती तक, गले तक और कभी कभी अपने आँखों तक पहुँच सकता है। तो इसका लेवल कहाँ तक है उसके हिसाब से इसमें सिम्टम्स आते हैं। प्रोग्रेस होने में 24 घंटे से कम का समय लगता है, बट इन्फेक्शन आपको 1 महीने के अंदर अंदर पहले कभी भी हो चुका होता है। सो फॉर एग्जांपल कि मुझे इन्फेक्शन आज हुआ, मुझे पैरालिसिस ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे के अंदर हो। पैरालिसिस यूजुअली 7, 10 या 15 दिन के बाद शुरू होता है, पर जब पैरालिसिस एक बार शुरू होता है तो वो बहुत ही फटाफट प्रोग्रेस करता है। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर वो पूरी बॉडी को पैरालिसिस कर सकता है। तो इसके लक्षण जैसे हाथ पांव नहीं चलना, हाथ पांव में झुनझुनी लगना, पेशेंट अपना हाथ नहीं उठा सकता। अगर पेशेंट को पेट पे पैरालिसिस हो गया तो आंतें काम करना बंद कर देगी। अगर लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो पेशेंट सांस नहीं ले सकता, पेशेंट बोल नहीं सकता, पेशेंट को डबल डबल दिखना शुरू हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे भी ये पैरालिसिस होता है, बॉडी का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कि ये कितना सीरियस है। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आपने सही समय पे इसको आइडेंटिफाई नहीं किया या इसकी ट्रीटमेंट नहीं की तो ऑलमोस्ट 75% लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। 25% लोगों को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, मतलब वो ठीक से सांस नहीं ले पाते और उनको वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत पड़ती है। और इसका जो रिकवरी पीरियड है वो भी बहुत लंबा होता है। मतलब वेंटिलेटर पे पेशेंट कभी कभी महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना तक भी रह सकता है। अराउंड 10% लोगों को ये प्रॉब्लम हार्ट तक पहुंच जाती है। तो उसमें हार्ट में जो बीट्स होते हैं उसमें इरेगुलरिटी होना, अपना ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना, इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। सो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन और रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, और थर्ड होता है बल्बर इन्वॉल्वमेंट कि पेशेंट को गले का पैरालिसिस हो जाता है जिसको वो खाना पानी नहीं ले सकता, बोल नहीं सकता। ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। सो अराउंड 75% लोगों को अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये सारे मेजर कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकते हैं। और 25% लोगों को लंबे टाइम के लिए वेंटिलेटर पे रहना और आईसीयू में रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो किसी को जीबीएस है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट क्या क्या है। तो नॉर्मल इसमें 3 या 4 मेन टेस्ट है। नंबर 1 इज CSF टेस्ट, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट। तो रीढ़ की हड्डी में हम लोग सुई डाल के उसका पानी निकालते हैं और वो पानी को टेस्टिंग में भेजते हैं, जिसमें हमें समझ आ सकता है कि पेशेंट को जीबीएस है कि नहीं। दूसरा एक टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं NCV टेस्ट, यानी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। उसमें हम लोग वायर के ज़रिए ये पता करते हैं कि नर्व में कोई करंट बराबर से जा रहा है कि नहीं। जीबीएस के केसेस में वो जो करंट जाना होता है वो बंद हो जाता है, मतलब उसमें कोई रिफ्लेक्स नहीं आता। तीसरा एक टेस्ट है जो ब्लड टेस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। ये बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत सारी लेबोरेटरीज़ में अवेलेबल नहीं होता है। पर जब भी हमें कोई सिम्टम्स में एटिपिकल यानी कि कोई और सिम्टम लगे और हमें पता नहीं चल रहा हो कि जीबीएस है या और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तब हम ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट का डिटेक्शन कर सकते हैं। और रेयरली हम लोग स्टूल का कल्चर या स्टूल का PCR टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम लोग कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, एडिनोवायरस, नोवोवायरस, ये जिसकी वजह से ये जीबीएस हुआ हो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थे टेस्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9, अगर कोई मरीज़ को जीबीएस हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में जल्दी आ जाता है तो हम लोग उसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में देयर आर 2 थिंग्स, 1 इज़ IVIG जो कि इंजेक्शंस होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के, और दूसरा होता है प्लेक्स यानी कि प्लाज्मा एक्सचेंज या प्लाज्मा फेरेसिस, जिसमें पूरा खून फिल्टर करके पेशेंट के मरीज़ में वापस दिया जाता है। और अगर पेशेंट को आने में लेट हो जाता है तो हम लोग सिर्फ उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट का पूरा बॉडी अगर पैरालिसिस हो चुका है तो हम लोग उनको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, नाक में से नली डाल के उनको फीडिंग करवाते हैं और उनको वेंटिलेटर के मशीन पे रखते हैं। एंड वी होप फॉर गुड फास्ट नेचुरल रिकवरी। बट सिर्फ 25% लोगों को नेचुरल रिकवरी आती है, 75% लोगों को आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कि आपको प्लेक्स चूज़ करना चाहिए कि IVIG चूज़ करना चाहिए। सो प्लेक्स और IVIG को सबसे पहले आपको समझना होगा। जीबीएस होता क्यों है, अपने बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होती है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और अपने नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही है। सो अपने इम्यून सिस्टम में होता क्या है, नंबर 1 इज़ ब्लड,
और दूसरा होता है एंटीबॉडीज़। सो IVIG क्या करता है, ये जो एंटीबॉडीज़ जो ख़राब हो चुके हैं उसको रिप्लेस कर देता है, मतलब ख़राब एंटीबॉडीज़ को अच्छे एंटीबॉडी से रिप्लेस कर देता है। जबकि प्लेक्स क्या करता है कि प्लेक्स पूरा जो ख़राब खून होता है उसको फ़िल्टर करके अपना जो अच्छा खून होता है वो डाल देता है। प्लेक्स करते कैसे हैं, तो एक बड़ी सी मोटी सी नस डालते हैं जिसमें 2 होल्स होते हैं, एक से वो खून निकलता है, डायलिसिस वाले मशीन में फ़िल्टर होता है, उसमें से जो सारी गंदगी होती है वो निकल जाती है और फिर जो अच्छा खून है वो दूसरे होल से वापस पेशेंट की ही बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और IVIG में क्या करते हैं, वो इंजेक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्ट पेशेंट की नस में दे देते हैं। तो अब दोनों का इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। सो प्लेक्स और IVIG के बीच में जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है, मतलब फ़ायदा ऑलमोस्ट बराबर जैसा है, बट साइड इफ़ेक्ट्स प्लेक्स में ज़्यादा है, IVIG में कम है। IVIG की कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होती है कि हल्का सा बुखार लगना, हरारत लगना, रेयर केसेस में कभी कभी हार्ट और लंग्स में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी कि खून जम सकता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी रेयर। सो IVIG इज़ यूजुअली सेफ, बट प्लेक्स जो है वो पूरा क्योंकि खून फिल्टर होता है और ये 5 से 6 बार करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स रिस्पॉन्स। सो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्लस अगर पेशेंट का BP और हार्ट रेट स्टेबल नहीं है तो प्लेक्स करने में बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है, पेशेंट का BP एकदम से फॉल होके पेशेंट को जान का खतरा भी हो सकता है। सो IVIG इज सेफर एंड प्लेक्स इज स्लाइटली हैविंग मोर साइड इफ़ेक्ट्स, बट दोनों के कॉस्ट में ज़्यादा फ़र्क है। IVIG की नॉर्मल जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स वेट। वो वेट बेस्ड होता है, मतलब हर 1 किलोग्राम में आपको 2 ग्राम जितना IVIG देना पड़ता है। हालांकि जब प्लेक्स होता है वो रिलेटिवली सस्ता होता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्लेक्स होता है तो उसका नॉर्मल खर्चा अराउंड 50 से 60 हज़ार तक का हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका खर्चा अराउंड 1 से 1.25 लाख तक का हो सकता है। सो प्लेक्स में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कि वो सस्ता है पर उसके साइड इफ़ेक्ट IVIG के हिसाब से थोड़े ज़्यादा है। अब दोनों के बीच आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन और पेशेंट का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, और जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि इसमें प्लेक्स अच्छा रहेगा या IVIG अच्छा रहेगा। हालांकि एफिकेसी वाइज, मतलब इफेक्ट वाइज, IVIG और प्लेक्स के जितने भी स्टडी हुए हैं बोथ आर द सेम। सिर्फ साइड इफ़ेक्ट और खर्चे के बारे में सोच के और पेशेंट की कंडीशन क्या है, जैसे कि BP कम है तो आप प्लेक्स नहीं कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कि इसमें रिकवरी कैसे होती है और कितना समय लगता है। सो वो भी डिपेंड करता है कि आपने ट्रीटमेंट कब शुरू किया। मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ यहाँ तक पैरालिसिस था और ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो गया तो मैं फास्ट रिकवर हो जाऊँगा। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि यहाँ तक पैरालिसिस हो चुका है तो वो पेशेंट को रिकवर होने में कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे, तब तक वो पेशेंट को वेंटिलेटर पर रहना पड़ेगा। और ये ओवरऑल पेशेंट्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 20% लोगों को फुल रिकवरी नहीं आती, मतलब परमानेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैरालिसिस रह जाता है। बट अच्छी बात यह है कि 80% लोगों को विदिन 6 मंथ्स वो अपने आप इंडिपेंडेंटली चलना फिरना शुरू कर देते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये जो एपिडेमिक अभी पुणे में हुआ है वो पूरे इंडिया में होगा कि नहीं। इसका जवाब है नहीं। ये कोविड जैसी फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये वो कॉमन एरिया में कुछ पानी में या खाने में गड़बड़ी आई होगी जिसके कारण वो एरिया में अभी केसेस ज़्यादा है, और इसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता। मतलब अगर मुझे GBS है तो मुझे मेरे साथ कोई रहने से या बात करने से या छूने से दूसरे कोई पेशेंट को मेरा इन्फेक्शन नहीं लगेगा। सो दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। प्लस इसमें ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल कि हम 10 लोग होटल में खाने गए, मुझे लूज़ मोशन हुए, मुझे GBS हुआ, बाकी 8 लोगों को लूज़ मोशन हुए, बाकी के लोगों को GBS नहीं भी हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन जो पेशेंट की इम्यूनिटी होती है वो कैसे रिएक्ट करती है। अगर मेरी बॉडी की इम्यूनिटी ने ओवर रिएक्ट किया तो मुझे GBS हो सकता है, बट सबको GBS हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो द आंसर इज़ क्लियर कट नो, ये पैंडेमिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नाउ द 14th क्वेश्चन कि क्या इसमें प्रिवेंशन में हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सो आप कोई भी कच्ची चीज़, नॉनवेज और पानी, मेनली इन सब चीज़ों में खाने में ध्यान रखो। आपको पानी फ़िल्टर वाला ही पीना चाहिए। डबल सेफ्टी के लिए आप वो पानी को 15 मिनट के लिए बॉईल करिए और बॉईल किया हुआ ही पानी लीजिए। अगर आपके कम्युनिटी के आसपास अगर लूज़ मोशन वाले केसेस हैं तो बाहर का खाना जो आउटसाइड फूड है वो टोटली अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए।
तो इसमें जो भी प्रिवेंशन है वो खाने पीने में ध्यान रखने से आपको बेहतर हो सकता है। जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है, ऐसी इसमें कोई दवाई नहीं है कि अगर मुझे लूज मोशन हुए हैं तो ऐसी कोई दवाई देने के बाद ये GBS ना हो, ऐसी कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं है। सो आप इन्फेक्शन ना हो उसका ही ध्यान रख सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या GBS के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है? आंसर इज अगेन नो। GBS के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी वैक्सीन लगने के बाद कुछ 0.01% केसेस में वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट के बाद GBS हो सकता है। बट जैसे कि हमने पहले बताया कि GBS के केस जो अभी पुणे में हो रहे हैं वो कोविड वैक्सीन या और कोई वैक्सीन की वजह से नहीं है, ये ख़राब पानी की वजह से हुए हैं। सो बी सेफ, बी हेल्दी, ये जो हमारा मैसेज है वो आप सोसाइटी के कोने कोने तक पहुंचाइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि ऐसे कोई भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।